कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था तरंग, फिर अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग पढ़ा। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जो, ठीक है, जो विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब जिस दिशा में हमने धक्का दिया या मेरी आवाज जिस दिशा में जा रही है, तरंग जिस दिशा में जा रही है, आवाज की बात है, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी की दिशा में क्या होगा, ठीक है, उसी की दिशा में अगर विस्थापन वेग तो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग। और ठीक है, उसी की दिशा में क्या, कणों का वेग, मतलब कण भी उसी दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा धक्का जा रहा है, ठीक है। और अगर मेरे कण ऊपर नीचे जा रहे हैं, जैसे कण ऐसे ऐसे जा रहे हैं और धक्का आगे जा रहा है, समझ रहे हो, तो 90 का डिग्री का कोण बन रहा है। कैसा? 90 डिग्री का। अगर कण धक्के से, विक्षोभ से 90 डिग्री का कोण बनाए तो अनुप्रस्थ का आएगा। और अगर कण विक्षोभ के साथ साथ जाए तो क्या कहलाएगा? जैसे संपीड़न और विलयन होता है, ठीक है। संपीड़न ऐसे कण पास आते हैं दूर होते हैं, पास आते हैं दूर होते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह के तरंगों को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य ये होता है, यहाँ से एक वेव उठी और यहाँ तक की यात्रा की ऐसे, तो ये जितनी दूरी होगी, एक श्रृंग और एक गर्त, ठीक है। या ये मान लो संपीड़न है और ये विरलन है और ये संपीड़न, तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। दो संपीड़न यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य। दो संपीड़नों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य का है। अब इसमें संपीड़न क्या है? संपीड़न ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी इतनी है, इसे क्या कहेंगे? लैम्डा। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्या? आवृत्ति। क्या पढ़ा हमने कल? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है भाई? आवृत्ति, अभी हेडिंग में क्या पढ़ी थी? आवृत्ति। उससे पहले हमने समझा था दोलन। आवृत्ति से पहले हमने क्या समझा था? दोलन। दोलन क्या होता है? दोलन ये श्रृंग और गर्त, ठीक है। संपीड़न और विरलन, जब भी कोई कण संपीड़न मतलब ऊपर नीचे गति कर रहा हो, ऊपर नीचे गति करना एक तरह से दोलन है, या आगे पीछे गति करना, ठीक है। जब ये अनुदैर्ध्य करता है तो आगे पीछे गति करता है, जब अनुप्रस्थ करता है तो ऊपर नीचे करता है। तो ये ऊपर नीचे गति करे चाहे आगे पीछे करे, कण, उसको हम क्या कहते हैं? दोलन कर रहा है। वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, वो अपनी जगह बस दोलन करता है, ठीक है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, जैसे पेंडुलम इधर उधर जाता है फिर बीच में रुक जाता है ना, कण भी वही करते हैं। जब हमारी आवाज कणों से ये गुजरती है तो कण दोलन करने लगते हैं आगे पीछे। तो जब वो दोलन करते हैं, जब इधर इधर जाते हैं तो इधर के कणों से मिलते हैं तो सघन हो जाता है, ठीक है। सोचो यहाँ पे कण है पहले से ही, और मैं जैसे बोला तो यहाँ के कण क्या किए? दोलन करके वहां गए, तो यहाँ क्या होगा? सघन हो गया। अब जब यहाँ पे सघन हो गया तो यहाँ पे जो खाली स्थान तो क्या हो गया? दूर दूर कण हो गए ना, खाली स्थान नहीं है, कण है पर दूर दूर है, तो ये विरलन हो गया, ये संपीड़न हो गया। फिर ऐसे ही बनता रहेगा, तो ऐसे ये पैटर्न बनता है, ठीक है। अच्छा, दोलन इसे कहते हैं। कंपन होता है, क्या होता है? कणों का कंपन, कणों का कंपन, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हमने देखा था? आगे हमने पढ़ी थी आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? एक सेकंड में मान लो मैंने बोला हे, बोला क्या? बोला हे, इसका जो ये बना ग्राफ बना हुआ ऐसे बना, ठीक है। कैसे बना? ऐसे। फिर मैंने बोला हो, ये बोला था, बोला हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना। क्यों? हे मैंने धीरे बोला, हो मैंने तेज बोला। अगर मैंने तेज बोला तो वो क्या करेगा? मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको लगता है t बराबर समय लगता है 3 या 5 सेकेंड।
और इसे लगता है t बराबर 5 सेकंड, यहाँ से आता है। तो ये कुल कितने दोलन कर रहा है? एक एक, यहाँ से यहाँ तक तो एक दोलन करते, यहाँ गया और वापस यहीं पे आ गया तो एक दोलन पूरा कर लिया। एक और दो दोलन ये करा, पर इससे हम कितना किया? 1 2 3 4, 4.5। इसने 4.5 दोलन किया और इसने कितना किया? 2। तो किसकी आवृत्ति ज्यादा है? दूसरे वाले की। आवृत्ति ये बताती है कि 1 सेकंड में वो कितना दोलन कर रहा है। एकांक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या क्या कहलाती? आवृत्ति कहलाती है। यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हमको जो पढ़ना है वो है आवर्तकाल। ठीक है, क्या पढ़ना है अगली है जी? आवर्तकाल। तो देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल ठीक है, हेडिंग डाल लो, आवर्त इतना बड़ा बड़ा ठीक है ना दिखने में, दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना है। मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा था पहले, आवर्तकाल ज्यादा बड़ा है, ठीक है। 2 संपीड़नों या 2 विरलनों के बीच की दूरी को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, 2 संपीड़नों या 2 विरलों के बीच की दूरी को तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अच्छा, मतलब क्या, समझे कैसे इसको, ये क्या कहना चाहता है? फिर वही ग्राफ बनाएंगे। पास पास है कण, ये दूर दूर हो गए कण, पास पास आ गए कण, और फिर दूर दूर हो गए कण। क्यों दूर दूर हो रहे हैं? मैंने बताया, तो मैं बोल रहा हूँ तो कणों पे बल लग रहा है, धक्का लग रहा है, जिससे यहाँ के कण, इस वाले कण, यहाँ के जो कण है यहाँ पे जो मौजूद है और यहाँ पे जो कण मौजूद है, ये कण यात्रा करके इसके पास जा रहे हैं, मतलब दोलन करके, यात्रा नहीं कर रहे, दोलन करके यहाँ पे जा रहे हैं ऐसे कपते कपते, और इनके पास आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा हो जा रहा है? संपीड़न हो जा रहा है, मतलब ज्यादा कण हो जा रहे हैं तो उन्हें हम संपीड़न कर रहे हैं। और जब ये कण यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे खाली स्थान बच रहा है। ठीक है, ऐसा ही बार बार हो रहा है। ठीक है, अब ये कण क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और समझो, जैसे ये कण सोचो यहाँ से यात्रा करके आए और यहाँ पे संपीड़न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इससे मेरी आवाज यहाँ पर है, इसमें समझना बात है। मैंने मान लो यहाँ से बोला, ठीक है, यहाँ से आवाज आई और इन कणों को यहाँ पे विरल बनाते हुए आई थी। ठीक है, कणों को लेते, कणों को दोलित करते हुए यहाँ तक ले आई थी। अब यहाँ पे कण है और मेरी आवाज भी यहाँ पर है, यहाँ पे मेरी आवाज इस समय नहीं है। मेरी आवाज जैसे यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे मैं विरल क्यों दिखा रहा हूँ? अब ये क्या करेंगे? ये पीछे जाएंगे, क्योंकि कण यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, वो दोलन कर सकते हैं, अब उनकी सीमा आ गई, वो वापस जाएंगे। ठीक है, अब वो वापस जाएंगे अपने स्थान पर, वो वापस जाएंगे। ये क्या करेंगे? वापस जाएंगे, तो फिर यहाँ पे खाली स्थान होने लगेगा, मेरी आवाज आगे आगे जाने लगेगी। मेरे आगे आगे आवाज आई, फिर क्या की इन कणों को वापस ले आई, यहाँ पर इकट्ठा की। ठीक है, वो यात्रा ऐसे करेगी, कणों को साथ ले जाएगी, फिर उससे आगे जाएगी, फिर उनको छोड़ देगी पीछे वाले को। तो क्या हो रहा है? फिर इनको छोड़ेगी, फिर इनको छोड़ेगी, फिर इनको छोड़ेगी। तो जो आवर्त काल है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो दूरी तय किया, मतलब ये यही है, ये संपीड़न है और ये विरलन है, यहाँ पे कट ज्यादा है, तो ये कितना काल आएगा? टी। इसे क्या कहेंगे? आवर्त काल को टी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे? एक आवर्त काल, और इसे क्या कहेंगे? टी। समझ रहे हो? जब भी साउंड को नापने जाएंगे तो उसे आवर्त काल में नापेंगे, और आवर्त काल को हम कैसे नापेंगे कि 2 बार जब वो संपीड़न करेगा तो हम कहेंगे एक आवर्त काल पूरा हो गया। ठीक है, अगर एक बार करके माप लेते तो, एक बार करते ना तो बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कुछ हमें क्लियर नहीं हो रहा था कितने कणों को ये रोक पा रहा है। जब 2 बार कर रहा है तब क्लियर करना ज्यादा आसान है। एक बार में तुम समझ नहीं पाओगे कितने कण इकट्ठा हो रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, फिर
इसके लिए फिर दूसरी बार भी कुछ कम करेंगे ना, पहली बार से थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वेग क्या होगा, कम होगा। थोड़ा समझो, मैं ज़्यादा डिटेल चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझो, इतना डिटेल तो नहीं दे रहा तुम लोग, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल चला जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है, इसको क्या लिखेंगे, आवर्तकाल को। आवर्तकाल का फार्मूला आवृत्ति का होता है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, मतलब न्यू, ये क्या है, न्यू इक्वल टू 1/t, समझे, न्यू बराबर 1/t। ये क्या मिल गया हमें फार्मूला। अच्छा, टी का मात्रक क्या होगा भाई, टी का मात्रक कोई पूछे तो टी क्या है, समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवर्तकाल का मात्रक सेकंड, एसआई मात्रक। एसआई क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, बताया ही था कि कहीं भी एसआई में जो भी लिखा गया है सेकंड, पूरे धरती पर हर जगह टाइम को सेकंड में ही नापते हैं, सेकंड, हावर, ठीक है, मिनट, ऐसे ही। तो ये एसआई इसलिए कि पूरे धरती पर ऐसे नापा जाता है, इसको ऐसे ही समझा जाता है। अच्छा, आगे देखे क्या कह रहे हैं, आगे बात हो रही है किस चीज की, आगे बात हो रही है तारत्व की, तारत्व, इसको लिख लो पॉज करके, देखा जाए तारत्व क्या है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तारत्व। ये तारत्व क्या है, तुमने कोई आवाज सुनी, ठीक है, तारत्व में ऐसे तुम समझो, ये शब्द ऐसे ऐसे लिखता है कि हम लोग को लगता है ये क्या आ गया, तारत्व क्या हो गया, बहुत बड़ी कोई चीज होगी, डरा रहा है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। तुमने कोई आवाज सुनी, ठीक है, ऐसा समझो, एक बार तुमने टेम्पो का हॉर्न सुना, और उसी वक्त तुमने जस्ट 1 सेकंड बाद तुमने ट्रक का हॉर्न सुना, और उसके जस्ट 1 सेकंड बाद तुमने ट्रेन का हॉर्न सुना, तो तुम्हें क्या महसूस होगा, तुम्हारे मस्तिष्क में एक संकेत जाएगा कि कौन सा ज्यादा तेज है, कौन सा, लगेगा ना, महसूस होगा ना, टेम्पो वाला पता चलेगा कम है, ट्रक वाला उससे ज्यादा, ट्रेन वाला सबसे ज्यादा। तो ये जो तुम्हारे मस्तिष्क में संकेत जा रहा है कि कितना ध्वनि का तीव्रता है या कितना तेज है, उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तारत्व कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति जो हम महसूस करते हैं, आवृत्ति महसूस करते हैं, उसे क्या कहेंगे, मान लो टेम्पो का आवृत्ति बना ये वाला, ठीक है, ट्रक का बना, ट्रक की हॉर्न का बना, बड़ा भी बना और तीव्र भी बना। तीव्र है तो पास पास है, तेज है का मतलब क्या बता रहा है, ये पास पास है, ठीक है, इनका आवर्तकाल ज्यादा है, इनका आवर्तकाल कम है, इनका विक्षोभ कम है, ठीक है, इनका दोलन कम है, सब है, ये सब बता रहा है कि इसकी तुलना में इनका दोलन कम है, इसकी तुलना में इसका दोलन ज्यादा है, इसकी तुलना में इसका आवर्तकाल ज्यादा है, इसकी तुलना में इसका आवृत्ति ज्यादा है, ठीक है। फिर ट्रेन का, इसका कैसे बनेगा भाई, सबसे ज्यादा बनेगा, ऐसे, समझ रहे हो, ये ऊपर भी जा रहा है मतलब आवाज तेज है, और पास पास बन रहा है क्योंकि तीव्र है, तेजी से तो जल्दी जल्दी बन रहे हैं, और बहुत दूर तक जाएगा, ये जो है ना, ये दूर तक जाएगा, इसका क्या होगा, ये खत्म कैसे होता है, अच्छा सोचो आवाज खत्म कैसे होती है, समय के साथ ये जो तरंगे हैं, समय समय बीतने पर, थोड़ा समझो इसको, समय बीतने पर, सोचो 2 मिनट बीत गए, टेम्पो का हॉर्न मान लो अभी तुमने सुना, तो धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू होगा, ऐसे, फिर कुछ और समय बाद क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन हो जाएगी, मतलब कोई साउंड नहीं बचा। इसका क्या होगा, थोड़ी देर में ये भी छोटा हो जाएगा, फिर जब इसका खत्म हो जाएगा जिस समय, उस समय इसका थोड़ा और छोटा हो गया रहेगा, ऐसे इसका क्या होगा, इसका भी धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद जब इसका इतना रहेगा तो इसका इतना छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे इसका और छोटा होते 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 खत्म हो जाएगा, ऐसे इसका भी खत्म हो
ये क्या हो रहा है, समय बीतने से ये जो लाइन बन रही थी, जो संपीड़न विरलन हो रहा है या जो ऊपर नीचे हो रहा है, दोलन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समय बीतने से वो दूर जा रहे हैं, दूर जाने से उनका वेग कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तारतम्य तो ज्यादा है, तारतम्य तो यहाँ पे भी है, सबसे ज्यादा अभी भी ट्रेन का है, सबसे ज्यादा अभी भी ट्रेन का हमेशा ज्यादा रहेगा, कि कहीं से भी सुनो, तुम कितने भी दूर से सुनो, मान लो बराबर दूरी से सुन रहे हो सबको, इसको भी सुन रहे हो 10 मीटर से, इसको भी 10 मीटर से सुन रहे हो, इसको भी 10 मीटर से सुन रहे हो, 10 मीटर तो कम में होता है, 100 मीटर मान लो, 100 मीटर से सबको सुन रहे हो, ठीक है। तो तारतम्य तो ऐसे ही दिखेगा तुम्हें 100 मीटर से, बस यही रहेगा कि तुम्हें ये वाला तब सुनाई देगा, तो तुम्हें ये वाला सुनाई देगा, और 100 मीटर पे यहाँ पे मान ले या यहाँ मान ले, हो सकता है तुम्हें टेम्पो वाला ना सुनाई दे, 100 मीटर तुम्हें टेम्पो वाला ना सुनाई दे, 100 मीटर दूर हो टेम्पो से कैसे सुनाई देगा, और ट्रक वाला थोड़ा धीमा सुनाई दे, इतना धीमा सुनाई देगा क्योंकि अब इतना समय बीत चुका है, ये कम हो चुका, और ये इतना धीमा सुनाई दे क्योंकि इसका भी समय बीत चुका है। तो ऐसे इसे हम क्या कहते हैं, तारतम्य तो यहाँ पे भी है, तारतम्य तो यहाँ पर भी है, और इसका तारतम्य तो क्या हो गया, अब 0 के पास पहुंच गया, इसलिए हमको नहीं सुनाई देगा। इसका तारतम्य तो अभी भी है थोड़ा सा, पर इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। और ट्रेन वाला तुम देखते हो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक ट्रेन अगर खाली स्थान हो तो आवाजें चली जाती है, पर धीमी आती है, तो तारतम्य तो क्या हो जाता है, छोटा हो गया होता है, ठीक है, ऐसी बात है। तो तारतम्य को हम क्या कहेंगे, तारतम्य को क्या कहेंगे, लिखें, तारतम्य क्या है, ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क में किस प्रकार हम अनुभव, तेज किस प्रकार का मतलब यहाँ पे तेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, उससे किस प्रकार हम अनुभव करते हैं, उसे तारतम्य कहते हैं, उसे तारतम्य कहते हैं, ठीक है, हो गया। अब अगली हेडिंग लिखो, आयाम। ये आयाम क्या, तुम्हें नए नए शब्द जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, देखो आयाम क्या, ठीक है। आयाम किसी माध्यम के, किसी माध्यम में मूल स्थित, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों तरफ, के दोनों तरफ कुल विक्षोभ को आयाम कहते हैं, आयाम नहीं, आयाम क्या कहते हैं, आयाम, आयाम कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है, विक्षोभ क्या होता है भाई, विक्षोभ हम लोग जानते हैं ना, ये इसे हम क्या कहते हैं, विक्षोभ कहते हैं ना, इसे विक्षोभ कहते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयाम। ये क्या है, आयाम, आयाम ए से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड, इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसे कैसे दिखाते हैं, इस तरह से। और आवृत्ति को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसे क्या कहते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ठीक है,
तो किसका तारत्व या जिसका तारत्व ज्यादा है उससे हम क्या समझेंगे? ठीक है, उससे हम क्या समझेंगे? उसका आयाम क्या होगा? आयाम बड़ा होगा। जिसका तारत्व ज्यादा होगा उसका आयाम बड़ा होगा, उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, समझो, उसका विक्षोभ ज्यादा होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य, दूरी क्या होगी तरंगों के बीच की? कम होगी। तरंग दैर्ध्य क्या है? ये देखो, ये दूरी क्या है? लैम्डा है मान लो। जिसकी ज्यादा होगी उसके पास पास आ जाएंगे तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी कम हो, दो संपीड़नों के बीच की दूरी कम हो तो हम क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि ध्वनि जो है वो तेज है, तीव्र है। दो संपीड़नों के बीच की दूरी यदि कम है तो ध्वनि कैसी है? तीव्र है। समझ रहे हो बात को? समझो थोड़ा क्या कहा जा रहा है, दिमाग लगाओ, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। देखो, जब तक ये सब किया करो तब तक यार कुछ सवाल सोच लिया करो। मैं बाद में पूछ लेना, ये तो ऑफलाइन है, मतलब एक तरह से तुम्हारे लिए ऑफलाइन है, क्योंकि मैं पढ़ा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम बाद में पढ़ोगे। ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ लाइव, तो मुझे अभी क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट तो पूछ लेना। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो कमेंट में पूछ लेंगे। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या रहेगी? अगली हेडिंग रहेगी हमारी, आयाम पढ़ लिया हम लोगों ने, तारत तो पढ़ लिया, ठीक है। आयाम पे कुछ चीजें लिख लेते हैं यार। पहला पॉइंट, उच्च तारत्व का आयाम, उच्च तारत्व का आयाम व आवृत्ति, ठीक है। उच्च तारत्व का आयाम व आवृत्ति दोनों अधिक होते हैं, समझे? और दूसरा लिख लें, न्यून तारत्व का आयाम व आवृत्ति दोनों कम होते हैं, ठीक है। जैसे उच्च तारत्व है तो ये बनेगा, निम्न तारत्व है तो ये बनेगा, ठीक है। इसे पहला लिख लो उच्च तारत्व में, और इसे दूसरे में लिख लो निम्न न्यून तारत्व में। अब समझ भी लो क्या है ये। क्या हो गया? आयाम। इसे कैसे दिखाते हैं? ए से। ये क्या हो गया? आयाम। क्या है ये? आयाम। और कुल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति, ठीक है। इसके कुल दोलन कितने हैं? 1 2 3, और एक और बना ही देता हूँ, तो इसे कह देंगे 4। कुल दोलन किसने कितने किए? इसने 4। कितने आवर्त काल में? 1 2 3, 4 आवर्त काल में, ठीक है। 4 आवर्त काल में इसने कुल 4 दोलन किए, दोलन बराबर 4। इसने कितने किए भाई? 1, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते, नहीं उतना ही तो है, बढ़ा के इसने किए, ठीक है। इसका आवर्त काल भी ज्यादा रहा, दूरी उतनी ही तय की, दूरी तो उतने ही तय की, समझो। दूरी क्या की? उतना ही तय की, पर आवर्त काल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब आवर्त काल ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? तो इनका तारत्व तो ज्यादा हुआ, और क्या हुआ? आयाम ज्यादा हुआ और आवृत्ति ज्यादा। इनका क्या हुआ? इनका कम हुआ तारत्व, तो आयाम कम हुआ, आवृत्ति कम।
चलो इसको लिख लो, इतना भी डिटेल में नहीं जाते, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो तुम लोग के सर से चला जाएगा, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं चला जाएगा, इतना तो लिख ही सकते हैं जितना हमें समझ में आ जाए, मतलब तुम लोग को आता है जितना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया आयाम के कुछ पॉइंट्स हो गया ये। तो अगर आयाम के बारे में पूछे तो ये पॉइंट्स और पीछे वाला तारतम्य से लेके शुरू करके आयाम को खत्म करोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा और तुम्हें भी समझ में आएगा। आगे देखते हैं क्या है भाई, आगे देखा जाए क्या है दिया गया है। तो आगे हमसे कह रहा है तरंग वेग, ठीक है, ठीक, क्या लिखना है, तरंग, तरंग वेग। अब ये क्या चीज है, ये कह रहा है कि अगर एक संपीड़न है, पहला संपीड़न और दूसरा विरलन है, तो इस दूरी को तय करने में, ठीक है, इस दूरी को तय करने में जितना वेग लगेगा, जितना तेज ध्वनि चलेगी उसे क्या कहेंगे, तरंग का वेग कहेंगे। ठीक है, ठीक, तो लिखते हैं, लिखते हैं कि क्या, कहाँ शुरू किया जाए इसको, देखिए कहाँ शुरू कर रहा है। जैसे एक तरंग ले रहा है, पहले लिखने से पहले समझ लीजिए तरंग है, इसमें संपीड़न और विलयन, ऐसे संपीड़न और विलयन समझने के लिए ये चाहिए, ये संपीड़न और विलयन समझने के लिए ये वाला बना देते हैं। ठीक, तो इसे और इसे समझ लो, ये संपीड़न है और ये विरलन है। तो ये क्या है, तरंगे हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, जो ध्वनि हो क्या है, तरंग, ये ध्वनि की वजह से ऐसा हो रहा है अगर, तो क्या कहलाएगा, पहले तो इसे हम कहेंगे संपीड़न और विरलन और इसे तरंग कहेंगे। तो तरंग, ठीक है, तरंग, तरंग के किसी बिंदु, तरंग के किसी बिंदु, कहीं बिंदु पे बोलने की बात कर रहे हैं, किसी बिंदु पर एक संपीड़न, उत्पीड़न मत पढ़ लेना, संपीड़न तथा एक विरलन, एक संपीड़न तथा एक विरलन की दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है, तरंग वेग कहलाता है। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब विस्थापन बटा समय होता है, वेग बराबर क्या होता है, ठीक है, वेग चाल बराबर हम क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय, यहाँ पे चाल से बात हो रही है तो दूरी बटा समय। अब इसमें हम दूरी को कैसे नापते हैं, लैम्डा से कैसे नापते हैं दूरी को, दूरी को कैसे, तरंग दैर्घ्य दूरी होती है ना, इसमें तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दूरी होती है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं और लैम्डा को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये बात कान दिमाग सब जगह बैठा, ठीक है, कान से दिमाग में बैठा। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा को ये क्या कहते हैं आम भाषा में, दूरी, मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूरी की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा। हमारा समय क्या होता है यहाँ पे, आवर्त काल, मतलब बड़ा वाला टी,
तो v बराबर लेमडा बाई टी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे भी लिखते हैं, v बराबर लेमडा गुणे 1/t, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि 1/t क्या है? 1/t न्यू नहीं है क्या? आवृत्ति बराबर इतना नहीं मिला था क्या? पीछे फार्मूला देखो, चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि हमें पता है कि 1/t बराबर न्यू होता है, तो यहाँ पे रख दे क्या, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। क्या नाम दे दे इसको? समीकरण 1। तो समीकरण 1, ठीक से क्या समझेंगे भाई? समीकरण 1 से ये मान यहाँ पर रख दे, v बराबर लेमडा गुणे न्यू। क्या किया गया है यहाँ पर? 1/t बराबर न्यू। ये न्यू ऐसे बनता है, v जैसा दिखता है पर होता ऐसा है, ठीक है। ये हमने किया यहाँ पर। ये हमें एक और क्या मिल गया? फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया? फार्मूला। क्या मिला फार्मूला? वेग बराबर इसे कहते हैं, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। तो यहाँ पे हमें दो तरह के फार्मूले मिले। एक तो ये मिला, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल या समय, आवर्तकाल नहीं, अब समय हम लिख रहे हैं। और दूसरा हमें मिला, आवर्तकाल ही है वो, दूसरा मिला वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। ये दो सवाल याद रखो, इन दो पे बहुत सारे फार्मूले सवाल लगेंगे। और ये तरंग वेग इसीलिए हमने पढ़ा क्योंकि हमें क्या निकालना था? फार्मूला निकालना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कितने देर का हुआ वीडियो, ठीक है, लंबा होगा तो मजा नहीं आएगा। ये हो गया 33 मिनट का, तो क्या सवाल करें? ये अगले वीडियो में करें। चलो अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा अच्छा नहीं लगेगा। अगले वीडियो में इसका सवाल करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? खत्म होने वाला है, अब नहीं मजा आएगा तो कब मजा आएगा। ये 11 लेसन पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया है। बायोलॉजी आप लोग किसी से पढ़िएगा, नहीं तो मुझे अगर लगेगा कि पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगा। 2 ही लेसन है, एक लेसन आखिरी लेसन 12वां है इकोलॉजी, वो मैं पढ़ा दूंगा। 2 लेसन बायोलॉजी है मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे बायोलॉजी उतना पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बाकी सारे लेसन में पढ़ा दूंगा।